नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को 41 श्रमिकों को रेस्क्यू करने के लिए 14 दिन से कोशिश जारी है, लेकिन बार बार रेस्क्यू की राह में कई तरह के अवरोध आने से अभी तक श्रमिकों को बाहर निकालने का रास्ता नहीं बन पाया है। ताजा अपडेट के मुताबिक सिलक्यारा सुरंग में फिलहाल काम रुका हुआ है। ऑगर मशीन के जरिए ऑपरेशन अब बेहद मुश्किल हो गया है। दरअसल मशीन के आगे अब तक की सबसे बड़ी बाधा सामने आ गई है। शुक्रवार शाम को ड्रिलिंग के दौरान सरियों का जाल मशीन के सामने आ गया, जिसकी वजह से ऑगर मशीन के ब्लेड सरियों के जाल में फंस गए। ऑगर मशीन का अगला हिस्सा लोहे के पाइप के आखिरी मुहाने पर बुरी तरीके से फंस गया। ऑगर मशीन के ब्लड को वहां से निकलना बेहद मुश्किल हो रहा था, लेकिन काफी कोशिश के बाद लोहों के जाल को काटकर अब ऑगर मशीन को बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन अब वर्टिकल ड्रिलिंग शुरुआत करने का फैसला लिया गया। उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में 8 राज्यों के 41 मजदूर फंसे हैं। इसमें उत्तराखंड के 2, हिमाचल प्रदेश का 1, यूपी के 8, बिहार के 5, पश्चिम बंगाल के 3, तो वहीं असम के 2, झारखंड के 15 और उड़ीसा के 5 मजदूर फंसे हुए हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हर बार ड्रिलिंग की जा रही है, लेकिन कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो जा रही है। हालांकि देखिए मुख्यमंत्री की ओर से हर एक स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। तो किस तरीके से निकलेंगे मजदूर, ये बड़ा सवाल है। और तस्वीरें आपके सामने हैं, वॉकी टॉकी के माध्यम से बचाव कर्मी उनसे बात भी कर रहे हैं। 12 नवंबर से टनल में फंसे हैं 41 मजदूर। तस्वीरें आपके सामने, जहां आप देख सकते हैं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की ओर से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। साथ ही बाहर से मशीनें मंगाई गई हैं, लेकिन सभी को बस यही इंतजार है कि कब तक 41 मजदूर उस कैद से आजाद हो जाएंगे। हालांकि मेडिकल चेकअप को लेकर सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, ताकि जब भी मजदूर बाहर आए उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल में पहुंचाया जा सके। ड्रिलिंग का काम लगातार जारी है, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो जा रही है, जिस वजह से इतनी देरी हो रही है। लेकिन सभी के मन में यही सवाल है कि आखिर कब तक मजदूर बाहर आ जाएंगे। आपको बता दें, लगातार बाधा उत्पन्न हो रही है। हालांकि श्रमिकों से बातचीत हो पा रही है वॉकी टॉकी के माध्यम से। अब वर्टिकल ड्रिलिंग की शुरुआत करने का फैसला लिया गया है। काफी कोशिश के बाद लोहों के जाल को काटकर अब ऑगर मशीन को बाहर निकाल लिया गया है। वहीं ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल हो रही यूएस मीट ऑगर मशीन की राह में बार बार आ रही बाधाओं के कारण अब अभियान में जुटे एनडीआरएफ के जवान अब पारंपरिक तरीके से हाथ से ही ड्रिलिंग करने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया है कि ड्रिलिंग की राह में बार बार आ रही बाधाओं की वजह से अब एनडीआरएफ के जवान खुद उस पाइपलाइन में नीचे उतरेंगे, जिसे मजदूरों के करीब तक पहुंचाया जा दिया गया है। बता दें आपको, 47 मीटर की ड्रिलिंग पूरी हो गई है और 10 मीटर की ड्रिलिंग की जा रही है। इसके लिए बचाव अभियान में जुटे एजेंसियों के जवान ड्रिलिंग करने के लिए इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक यंत्रों जैसे हथौड़ा, साबल, गैस कटर मशीन जैसे सामान्य टूल्स का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। ये काफी मेहनत भरा काम होगा और इसमें वक्त भी अधिक लग सकता है। हालांकि इसमें सफलता मिलने की उम्मीद है। उधर अब वर्टिकल ड्रिलिंग शुरुआत करने का फैसला ले लिया गया है। उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में 8 राज्यों के 41 मजदूर फंसे हुए हैं। इसमें उत्तराखंड के 2, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के 1, यूपी के 8, बिहार के 5, पश्चिम बंगाल के 3, असम के 2, झारखंड के 15 और उड़ीसा के 5 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। 41 मजदूरों को बाहर निकालने का काम लगातार किया जा रहा है, लेकिन हर बार कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो जा रही है और अब जाकर वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। वर्टिकल ड्रिलिंग करने का फैसला ले लिया गया है। सभी मजदूरों से वॉकी टॉकी के माध्यम से बातचीत की जा रही है। ऑगर मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बता दें, तमाम मशीनें लाई गई उत्तराखंड। हालांकि हर बार असफलता ही हाथ लगी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार कोशिशें कर रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं सभी को ये इंतजार है कि आखिर कब तक मजदूर बाहर आ जाएंगे। उनको ताजा खाना भी पहुंचाया जा रहा है। मेडिकल चेकअप को लेकर सभी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं और साथ ही मुख्यमंत्री की ओर से भी हर एक स्थिति का जायजा भी लिया जा रहा है। यानी कि अब जो एनडीआरएफ की टीम है वो हथौड़ा जैसे टूल्स का इस्तेमाल करेंगी, यानी कि जो पुरानी परंपरा के अनुसार
अब वो हाथ से खुद कोशिश करेंगे। 2 नवंबर से टनल में फंसे हुए हैं 41 मजदूर, जिन्हें निकालने की हर संभव कोशिश की जा रही है। बता दें कि 41 मजदूर 12 नवंबर से फंसे हुए हैं। बहुत सी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। 14 दिन से कोशिशें जारी हैं, लेकिन बार बार रेस्क्यू की राह में कई तरह के अवरोध आने से अभी तक श्रमिकों को बाहर निकालने का जो रास्ता है वो नहीं बन पाया है। ताजा अपडेट के मुताबिक सिलक्यारा सुरंग में फिलहाल काम रुका हुआ है। ऑगर मशीन के जरिए ऑपरेशन अब बेहद मुश्किल हो गया है। दरअसल मशीन के आगे अब तक की सबसे बड़ी बाधा सामने आई है। शुक्रवार शाम को ड्रिलिंग के दौरान सरिये का जो जाल था वो मशीन के सामने आ गया, जिसकी वजह से ऑगर मशीन के ब्लेड सरियों के जाल में फंस गए। ऑगर मशीन का अगला हिस्सा लोहे के पाइप के आखिरी मुहाने पर पूरी तरीके से फंस गया। ऑगर मशीन के ब्लेड को वहां से निकालना बेहद मुश्किल हो रहा था, लेकिन काफी कोशिशों के बाद लोहों को जाल को काटकर अब ऑगर मशीन को बाहर निकाल लिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 12 नवंबर से वहां पर मजदूर फंसे हुए हैं। टोटल 41 मजदूर हैं जो कि उस सुरंग में फंसे हुए हैं। कैद से आजाद होने के लिए बेकरार हैं। बार बार दिक्कतें आ रही हैं, बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। अब अभियान में जुटे एनडीआरएफ के जवान अब पारंपरिक तरीके से हाथ से ही ड्रिलिंग करने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। और इसी पर हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता योगेश सिमवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं डॉक्टर उपेंद्र सिंह जो कि भूगोल वेत्ता है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम श्रीवास्तव जी जो कि भूगर्भ वैज्ञानिक है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। पहले तो योगेश सिमवाल, पहले मैं आपसे अपडेट लेना चाहूंगी, क्या स्थिति अभी बनी हुई है वहां पर? आपको बताना चाहेंगे कि उम्मीदें जो थी कि आज तो जरूर जो 41 मजदूर हैं वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन वो उम्मीदें अब और बढ़ गई है। परेशानियां सामने खड़ी हो रही है। अगर बात करें हम पिछले 4 से 5 दिनों की, जब ऑगर मशीन जैसे आगे बढ़ रही थी तो सामने कुछ न कुछ बाधाएं आ रही थी, क्योंकि अंदर कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है, अंदर जो है वो लोहे की छड़ों का इस्तेमाल किया गया है। और जब ऑगर मशीन चल रही है, वो घूम रही है, तो उसके सामने वही परेशानी खड़ी हो जा रही है। और एक बार फिर से कल जब बताया जा रहा था, जिस समय सुबह जब पूरी बाधाओं को हटाया गया, फिर से ऑगर मशीन जब शुरू की गई तो लगभग 10 से 12 मीटर का बचा हुआ था, जो पूरा का पूरा एरिया बचा हुआ था। लेकिन अब जाकर फिर जब शुरू की गई 2-3 मीटर आगे बढ़ा तो एक बार फिर से वही सामने आ गया। जो लोहे की जो वहां पर पूरी सरिये लगाई गई हैं, जो कंक्रीट जो बिछाया गया था, उसकी वजह से ऑगर मशीन फिर फंसी। फिर ऑगर मशीन को प्रॉब्लम आई और उसके बाद मशीन को एक बार फिर से बाहर निकाला गया। अब ये सब होने के बाद कुछ प्लान अलग बनाए जा रहे हैं, कोशिश, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि आगे हो सकता है कि और इस तरह की परेशानियां हो, तो 1-2 प्लान में अब और काम चल रहा है। एक तो ये है कि बाहर से मैनुअली जो है वो खोला जाए रास्ता, जो बाहर से जो है धीरे धीरे करके मैनुअली तरीके से जो रास्ता है वो खोला जाए, वहां पर हटाया जाए, मलबा जो है वो हटाया जाए, क्योंकि ज्यादा नहीं बचा हुआ है, 8 से 9 मीटर बचा हुआ है, तो उस हिस्से में मैनुअली काम किया जाए। एक और प्लान जो है कि अंदर से जो मजदूर है वो भी मैनुअली करे, यानी कि एक साइड से मजदूर अंदर से करेंगे, दूसरे साइड से बाहर से करेंगे, जिसकी वजह से हो जल्दी जो है वो खुल जाएगा। ये जो प्लान अभी तक बातचीत चल रही है कि हो सकता है कि इस प्लान में आगे बढ़ा जाए। और भी रास्ते जो है वो पूरे खोजे जा रहे हैं। पूरे के पूरे जो वहाँ पर जो टीम है, पूरी टीम बैठकर बातचीत कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर हम कौन सा प्लान जो है यहाँ पर करें। ऑगर मशीन का जो प्लान था बहुत ज्यादा वो सक्सेसफुल है, क्योंकि अगर लोग कहें कि नाकाम है तो ये बिल्कुल कहना गलत होगा। बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है वो, क्योंकि लगभग वो 40 मीटर उसने खोद दिया है, 40 मीटर से ज्यादा कर दिया, उसने रास्ता बना दिया है। अब जो बचा हुआ है वो कंक्रीट की जो दीवार आ रही है सामने में, या कहें जो सरिये सामने आ रहे हैं, वो बाधाएं बन रही है। इसलिए नए प्लान में काम किया जा रहा है, कुछ प्लान बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने ये प्लान रखे जाएंगे, जो वहाँ पे आला अधिकारी हैं, जो पीएमओ की टीम है, उनके सामने नए प्लान रखे जा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ द्वारा, जो कंपनी वहाँ पे काम कर रही है उसके द्वारा, पीडब्ल्यूडी हो गई या फिर रेलवे हो गया, ये सभी मिलकर एक नए प्लान पे काम कर रहे हैं। और जो 2 प्लान मैंने अभी आपको बताए, इनमें से हो सकता है कि किसी एक पर ज्यादा काम किया जाए, और भी कुछ प्लान आ सकते हैं। अभी तक ये है, यानी कि
जो मजदूर वहां फंसे हुए हैं उन्हें थोड़ा और इंतजार अब करना पड़ेगा। बिल्कुल योगेश, कहीं ना कहीं सभी के मन में एक ही सवाल है कि वो 41 मजदूर उस कैद से कब आजाद होंगे। रुपेंद्र जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, मेरा आपसे सवाल है, जिस तरीके से पहाड़ों को काटकर सुरंग का निर्माण किया जा रहा है वो कितनी हद तक सही है? पहाड़ों को वहीं काटा जा रहा है जहाँ पर बहुत जरूरी है, हर जगह नहीं काटा जा रहा है जी। यहाँ पे जो टनल बनाई जा रही थी बहुत ज्यादा दूरी को एक कम दूरी में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे इसका सिंपल उदाहरण आप सकते हैं कि पहले रोहतांग पास पार करके आप लेह के लिए जाते थे। अभी जो अटल टनल 16 किलोमीटर है उसने लगभग 60-70 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था जी। और उस डिस्टेंस को क्रॉस करने में पूरा दिन लग जाता था क्योंकि वो वन वे रूट था। जी। एक साइड से जब गाड़ियां आती थी तो दूसरे साइड की रोक दी जाती। अब इस अटल टनल में आप कंटिन्यू किसी भी मौसम में उस रूट का यूज कर सकते हैं। तो जहां बहुत जरूरी है वहीं पर टनल का निर्माण किया जा रहा है और यहाँ पे भी काफी उसी पहाड़ी पे अगर आप गूगल अर्थ में आप चेक करेंगे तो काफी दूरी उसी पहाड़ी पे आपने कंटिन्यू ही आपको गाड़ी ड्राइव करनी है। जी। अगर ये टनल बन जाएगी तो आप बहुत ही कम टाइम में आप इस सिरे से दूसरे सिरे पे आराम से जा सकते हैं। जी। तो ये यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत इसलिए बनाई गई, नहीं तो हर जगह टनल क्यों नहीं बनाते, क्योंकि हर जगह पहाड़ नहीं सीढ़ा जा सकता। जहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है वहीं पर ये टनल का निर्माण किया जाए। राम श्रीवास्तव जी, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि लगातार पहाड़ों पर निर्माण कार्य चल रहे हैं, ऐसे में पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि टनल कोई नई चीज नहीं है। दुनिया में 8000 से ज्यादा बड़ी बड़ी सुरंगें मौजूद हैं और टनल जहां तक सवाल है, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच के अंदर जो समुद्र के अंदर भी टनल बन चुकी है, जहाँ की धड़ाधड़ ट्रैफिक जाता है और ऊपर समुद्र बह रहा है। रहा सवाल ये कि हमने जो है 2019 में उत्तराखंड का में जो टनल का एक्सीडेंट हुआ था उससे कोई शिक्षा नहीं ली। विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, हम अच्छी तरह जानते हैं कि टनल के ऊपर पहाड़ के जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी कितनी है, अधिकतम लोड कितना है, उसके हिसाब से डिजाइन स्ट्रक्चर अगर होता और उन सभी फैक्टर्स का ध्यान दिया होता तो निश्चित रूप से टनल की जो क्वालिटी है अंदर की मटेरियल की वो कमजोर रही होगी, तभी ये टनल धसी। तो ये एक तो अलग मुद्दा है, लेकिन टनल बनना बहुत जरूरी है। उससे पर्यावरण में जो आप सोच रहे हैं कि गड़बड़ होगी, ऐसा नहीं होगा, बल्कि उसके कारण जो है दूरियां कम हो जाएंगी और पर्यावरण पर कम ही असर होगा। रहा सवाल ये, फिलहाल जो बचाव कार्य चल रहा है उसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो आगर मशीन का जो फल होता है काफी चौड़ा होता है और हमेशा जहाँ कहीं भी आगर मशीन का उपयोग किया जाता है उसके पहले 2 इंच या 3 इंच वाली ड्रिलिंग मशीन से आगे देख लिया जाता है रुकावट वास्तव में है या नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से हमने सीधे आगर मशीन को वहाँ जहाँ काम जो है छोटी सी उससे चल सकता था पता लगाने के लिए ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं, हमने सीधा वहां पर तोप लगा दी। अब सवाल यह है कि जो हो गया हो गया, लेकिन अभी तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो जो गैस के सरिये या गर्डर जो बीच में आते हैं, जो जाल आते हैं लोहे के कंक्रीट के जो गिरे हुए हैं, उनको तोड़ने के लिए फिलहाल जो यूज किया जा रहा है गैस कटर यूज किया जा रहा है। ये मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। यहाँ जो लेजर कटर आते हैं उसका उपयोग करते तो जल्दी काम हो जाता और अभी ही किया जा सकता है। और आज सवाल वर्टिकल ड्रिलिंग का, वो एक लंबा काम है लेकिन हो जाएगा निश्चित रूप से। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे 41 जो कर्मवीर फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। लेकिन इसके और भी विकल्प हो सकते थे। मेरा सवाल है, हमने विदेशी जानकारों को ही बुलाया, एक्सपर्ट को ही बुलाया, फिर कहीं ना कहीं हमारे जो मैनेजमेंट है उसमें टेक्निकल चूक अवश्य है, अन्यथा इतनी देर तक इतने साधन लगाने के बाद और मजदूर होते रहे, ये थोड़ी चिंताजनक बात है। सबसे पहले तो आपको पता लगाना चाहिए 2019 में जो टनल का एक्सीडेंट हुआ था उससे हमने शिक्षा क्यों नहीं ली, तो हमारी चूक कहाँ रह गई। और अगर वो चूक आगे जो भविष्य में टनल बन रही हैं, सरकार ने अच्छा किया, 29 जो टनल फिलहाल बन रही हैं उनका ऑडिटिंग करना शुरू कर दिया है, लेकिन
हमको इस बात की पुख्ता व्यवस्था करना पड़ेगी भविष्य में जो भी टनल बने उसमें इस तरह का एक्सीडेंट ना हो। दिस इज टोटली ए टेक्निकल फेल्यूर ऑन आवर पार्ट। माने मैं बड़े अनुभव के आधार पर ये पुख्ता तौर पर मैं कह रहा हूँ ये हमारा टेक्निकल फेल्यूर है जो हम इतने दिनों में मजदूरों को नहीं बचा पा रहे हैं क्योंकि हमने ऑगर मशीन सीधी ठोक दी। हमको पहले ये पता तो लगाना था कि कहाँ पर कितना वो हो सकता है और उसके लिए सैंपल ड्रिलिंग कर दे। अरे जब कभी भी ब्रिज बनता है, फ्लाईओवर बनता है जी तो ठीक है मैं रुपेंद्र जी से रिएक्शन ले लेती हूँ। रुपेंद्र जी, मेरा सवाल यही है क्योंकि जोशीमठ आपदा हो या फिर इस तरीके के हादसे हो, निर्माण कार्य भी जरूरी है लेकिन वातावरण यानी कि प्रकृति भी उतनी जरूरी है। ऐसे में बैलेंस किस तरीके से किया जा सकता है? इसमें टनल में तो कोई बैलेंस की वैसी बात ही नहीं है। जैसे सर ने भी कहा कि पर्यावरण का इसमें कोई नुकसान नहीं है बल्कि इससे पर्यावरण फ्रेंडली ही है। आप किसी रास्ते पे पूरे दिन आप टाइम निकालते हैं, आपकी गाड़ी पूरे दिन चलती है, उससे पोल्यूशन होता है। टनल बनने से वो आपका 30 मिनट से 1 घंटे में वो रास्ता आप तय कर सकते हैं। तो इससे तो पर्यावरण को संतुलित और सुरक्षित ही कर रहे हैं। टनल के मामले में तो पर्यावरण में कहीं छेड़खानी नहीं है। हाँ, बस जैसे सर ने एक चीज और कही कि जैसे इसमें जो मानवीय भूल या कहना चाहिए कि जो वहाँ पे प्रिकॉशनरी पहले से तैयारी करनी चाहिए थी, जो 2019 के हादसे के बाद से भी नहीं सीखा गया, तो यहाँ पे गलती दिख रही है। और इसके अलावा जैसे जोशीमठ में भी जैसे आपने कहा कि जो वहाँ हुआ, तो अगर आप 1976 की मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट भी देखेंगे तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि वहाँ पे कोई भी निर्माण कार्य बिना सरकार या भूगर्भ शास्त्री की अनुमति के बिना ना किया जाए। लेकिन आप देखिए कि वहाँ पे 4 मंजिला 5 मंजिला होटल्स बने हुए हैं और उनका जो ड्रेनेज है, जो पानी निकलता है, उसका कोई कंक्रीट नहीं है और वो पूरा जोशीमठ एक लैंडस्लाइड के मलबे पे बसा हुआ है। तो सीधी सी बात है, जब जो मिट्टी भुरभुरी है उसमें पानी जाएगा तो वो तो नीचे बैठेगी ही। तो उसमें भी जो भी गलतियां हैं जो 1978 के बाद से अभी तक के जो भी प्रशासनिक गलतियां हैं वो सबकी बराबर की जिम्मेदारी। लेकिन रुपेंद्र जी, मेरा छोटा सा सवाल और छोटे कम शब्दों में आप जवाब दीजिएगा क्योंकि समय की कमी है। इस पर आपको क्या लगता है, कहां पर लापरवाही रही, जिम्मेदारी किसकी बनती है, इस पर जवाबदेही किसकी बनती है? इसमें प्रथम दृष्टया तो जो कंपनी है उसकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जब भी टेंडर वगैरह होता है उसका ब्लूप्रिंट के रूप में हर चीज ये गवर्नमेंट को देते हैं, उसके बाद ही इनको टेंडर दिया जाता है। लेकिन और उसके बाद जो जिम्मेदारी है बराबर की वहाँ के प्रशासन की है कि उन्होंने उसकी निगरानी की या नहीं की। अगर नहीं की तो वो अधिकारी और ये कंपनी बराबर के जिम्मेदार हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है। योगेश सिंवाल जी हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, क्योंकि जिस तरीके से ड्रिलिंग की गई उसमें भी बाधा उत्पन्न हुई, क्योंकि अब वर्टिकल ड्रिलिंग की बात की जा रही है, कितनी हद तक लगता है कि ये सफल होगी? बिल्कुल, कितनी हद तक सफल होगी या नहीं होगी ये अलग सवाल है। सवाल ये है कि प्रयास क्या किए जा रहे हैं। क्योंकि अगर मशीन जब चल रही थी वो आप लास्ट में जाके प्रॉब्लम में आ गई है तो कुछ न कुछ तो नए प्लान बनाने पड़ेंगे। अगर बताएं आपको तो शुरू से ही 6 प्लान में काम चल रहा था। वर्टिकल ड्रिलिंग की बात की जा रही थी, अगर अन्य भी ड्रिलिंग की बात की जा रही थी। इस प्लान में तो बहुत तेजी से काम हो रहा था, जो अब लास्ट में जाके थोड़ा फेल होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद नए प्लान बनने प्लान की कोई कमी नहीं थी। जिस तरह के वहाँ पर सरकार को और एक्सपर्ट को प्लान बनाने चाहिए तो उन सब पर वहाँ पर काम किया गया। कंपनी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, ये अलग बात है। अभी फिलहाल जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि उन मजदूरों को जो हुए हैं उन्हें बाहर निकालना है और बाहर निकालना है। भले थोड़ा दिन और लग जाए, मैं शुरू से कह रहा हूँ, भले ही थोड़ा दिन और लग जाए लेकिन वो सुरक्षित बाहर निकले, किसी भी तरह की परेशानी उनके सामने खड़ा ना हो। क्योंकि अगर हम ये सोचे कि हमें उन्हें जल्दी निकालना है और जल्दीबाजी के चक्कर बिल्कुल देखिए, यहाँ पर योगेश तमाम लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि 41 मजदूर सुरक्षित बाहर आ जाए। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप दोनों मेहमानों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।